हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी प्रश्न बैंक में मैथ्स और रीजनिंग के 1000 प्रश्नों में ये हमारा दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मैं करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो पहला भाग जरूर देखिएगा। ये पूरे के पूरे प्रश्न वो हैं जो प्रीवियस व्यापम के एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गणित भी करेंगे और रीजनिंग भी करेंगे, तो पूरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, अगर साइन क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। देखो आपने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में, तब आपने सवाल किए होंगे त्रिकोणमिति के। लंब, कर्ण, आधार ये वाले किए होंगे आपने। एक लड़का ऊपर से देखता है, नीचे से कोण बनता है, तो ये उसी प्रकार के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं हल किया हुआ आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो साइन का मतलब होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। ये साइन का सूत्र होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो ये उन्होंने क्या दिया है, आपको लंब दिया है, और ये क्या दिया है, इन्होंने आपको कर्ण दिया है। अब उनको वो बोल रहे हैं आपसे टेन क्यू निकालने का। टेन क्यू मतलब टेन का सूत्र क्या होता है, टेन मतलब होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार ये होता है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको लंब तो दिया है, लेकिन क्या कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। और टेन क्यू में आपके पास लंब तो है, लेकिन आधार आपको फाइंड करना है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम में एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इससे हम आपका जो आधार है वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इन्होंने आपको ऊपर लंब दिया है, नीचे क्या दिया है, कर्ण दिया है, तो इससे आप अपना आधार निकाल सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करके इनको माइनस कर देंगे, उससे आपका आधार निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। ये इंग्लिश में बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोथेनस। तो ये उन्होंने आपको दिया है। अब आपको क्या निकालना है, आधार मतलब बेस निकालना है। ये हमने लिखा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एच स्क्वायर मतलब होता है हाइपोथेनस मतलब कर्ण का वर्ग, पी स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग मतलब परपेंडिकुलर का वर्ग, और बी स्क्वायर मतलब बेस का। अब उन्होंने आपको हाइपोथेनस कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर उन्होंने आपको कितना दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको बी फाइंड करनी है। इस पूरे को आप यहाँ ले आओगे माइनस करके, तो जब आप उसको माइनस करके ले आओगे तो ये आ गया। अब जब आप यहाँ आ गया माइनस करके, तो अब आप क्या करना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इस पूरे को आपको क्या मानना है, ए स्क्वायर मानना है, और इस पूरे को क्या मानना है, बी स्क्वायर मानना। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या है, ए है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या है, बी है। बस आप एक फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले में वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए धन बी आ जाएगा और ए ऋण बी आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये एक बार ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एक बार ये प्लस में हो जाएंगे, और ये भी एक बार ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। बस यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये जो एक ए बी टू ए स्क्वायर, और ये इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2ab का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 2 से 2 आपस में क्या हो गया, कट गया, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 2ab आ गया। तो ये बेस आपका कितना आ गया, 2ab आ गया। अब आपको फाइंड करना है था टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना उन्होंने आपको दिया ही है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी आ गया आपका आंसर, तो 2ab, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर दोगे। कहाँ है आंसर, ये आ रहा है, सॉरी ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साइन 1755 का डिग्री का मान क्या होता है। देखो इतना लंबा डिग्री को फाइंड करना तो मुश्किल है, तो या तो अपन साइन 90 माइनस थीटा करके करेंगे, 90 माइनस थीटा करके भी करेंगे तो भी ये 1755 है ना, बहुत बड़ी है, छोटी डिजिट तो है नहीं है। तो साइन 90 की जगह अपन 180 ले सकते हैं, वो भी बहुत छोटा हो रहा है। तो अपन क्या ले लेंगे, साइन 360 ले लेंगे। 360 में किसका गुणा करें कि 1755 आ जाए। तो 300, ये आपको पता होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करते, जैसे कि अभी आपको ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा 4 डिजिट वाला, तो आप 360 से गुणा करके देख सकते हो। 360 में नॉर्मली आखिर लास्ट में अगर 5 है तो वो 5 से हो ही जाता है, मतलब मैक्सिमम यही रहता है। तो आपने 360 में 5 का गुणा करना है। और आप क्योंकि साइन का थीटा का हम मान निकालते हैं तो आपको ऐसे माइनस करना है, जैसे ये साइन 45, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसलिए आपने 5 गुणे 360 माइनस क्या कर दिया, 45 कर दिया। ये फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया। अब यहाँ से ये 360 बार 5 क्या है, इसकी कोई मतलब नहीं होता है, केवल ये और ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपने साइन 45 लिख दिया। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटा करनी दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 10th में अगर आपने किया होगा तो आपको ये याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना। ये सूत्र याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 360 माइनस थीटा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ये माइनस में जो थीटा आता है वही साइन के साथ यहाँ पे लिखा जाता है, उसी का हम मान निकाल जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे या तो 45 या 30 ऐसा ही लिखते हैं या 90 लिखते हैं। मोस्टली यहाँ पे 45 का ही मान आता है। क्या आता है, मोस्टली यहाँ पे 45 को ही वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मैंने पाया कि यात्रा का 3/5 अभी भी शेष है। क्या पाया कि 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली और फिर पाया कि यात्रा का 3/5 भाग अभी भी शेष है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो आपने माना यात्रा की कुल दूरी कितनी है, x है, तो x का आपने 50 मीटर दूर तय भी कर लिया। तो x का 50 मीटर आपने तय कर लिया, तो मतलब आपने x में से कितना तय कर लिया, मतलब x में से आपका कितना और बचा है, 3/5। तो आप x में से 3/5 माइनस कर देंगे, कुल है कितनी, कुल है x, कुल दूरी आपने मानी x। अब वो कह रहे हैं उसने 3/5 तो इसका पार ही कर लिया, तो x में से आप 3/5 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर x में से 3/5 या आपने एक कोई दूरी 1 मान लिया, तो इसमें से आप अगर 3/5 माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो इसमें इसको पूरे को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। मतलब आप 50 किलोमीटर बराबर कितने के हैं, 2/5 के हैं। तो कुल दूरी कितनी हो गई, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 50 गुणे 5/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125 किलोमीटर। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 किलोमीटर की दूरी करने पर मैंने पाया कि यात्रा का 3/5 अभी शेष है। कोई यात्रा है तो जैसे कि या कोई दूरी है, एक दूरी है कोई, तो आपने इसलिए यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने 1 माना है। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं और आप 1 मान के भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये की साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 50 रुपये अधिक है। यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज, मतलब आपका P1 कितना दिया है उन्होंने, 1200 रुपये दिया है। P2 कितना दिया है इन्होंने, 1000 रुपये दिया है। आपको उन्होंने और क्या दिया है कि साधारण ब्याज 1000 रुपये की साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 50 रुपये अधिक है। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 50 रुपये है। इन्होंने समय कितना दिया है आपको, 50 दिया है। अब आपको दर निकालनी है। दर दोनों की सेम रहेगी, समय दोनों का सेम रहेगा, बस ये जो मूलधन है वो अलग अलग रहेगा और साधारण ब्याज जो है सेम रहेगा। जब साधारण ब्याज सेम रहता है तो क्या करते हैं, जो P आपका सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उन दोनों के वैल्यू लिख के दोनों को बराबर लिख देते हैं। कैसे, देखो मैं बताऊँ। देखो ये सूत्र हो गया, P इंटू टी इंटू आर बटे 100, P2 इंटू टी आर बटे 100 बराबर ब्याजों में अंतर।
जो उन्होंने ब्याज में अंतर दिया हो। तो यहाँ पे P1 कितनी आया है 1200, T उन्होंने इधर भी 3 दिया है, इधर भी 3 दिया है, R फाइंड करना है दोनों की। यहाँ P2 कितना दिया है 1000 दिया है, बराबर में क्या है 50 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया, 10 तिया 30 आ जाएगा, बराबर 50 आएगा। 36 में से 30 आ जाएंगे, बचेंगे कितने 6 R बराबर 50। तो R की वैल्यू निकालना है तो कितना जाएगा 50/6, 50 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 25/3, 25 में 3 का भाग देंगे तो 8 सही 1/3%। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी सरल ट्रिक से करा दूंगी ना कि कभी आप भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, उस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल टू द पॉइंट भाषा में तैयार किए गए हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं, और आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी ये काम आएंगे। इसके अलावा इसके साथ एक ग्रुप दिया जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको वीडियो में कराती हूँ वैसे ही वहाँ पर भी कराए जा रहे हैं। डेली क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे करंट का हो, सब क्वेश्चन वहाँ ग्रुप में करा। ग्रुप आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है, तो अगर आप ये लेना चाहें ले सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे प्रबंधन के नोट्स लेना चाहते हैं तो प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी की PDF 90 रुपये की है। 90 रुपये में आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, और ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ हैं जो कुछ भी नहीं भरा है, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आ चुके हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, वही क्वेश्चन इनमें कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में आना ही है। तो इसकी 90 रुपये में PDF ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है, इसमें आपको 1400 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ है, नीचे उनके आंसर लिखे हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक है। इसकी 99 रुपये की ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ में ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट हैं। MPPSC प्रीलिम्स की नोट्स की प्राइस 2599 है, प्लस कुरियर चार्ज है। इसके साथ करंट अफेयर्स फ्री रहेगा, व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा, और इस व्हाट्सअप के ग्रुप में प्री की बहुत शानदार तैयारी कराई जाएगी। लास्ट टाइम प्री में हमारे नोट्स से, हमारी वीडियोस से, हमारी PDF से 80 से 90% आया था, और जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है एग्जाम हॉल में उनको हमारे क्वेश्चन याद आए थे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की नोट्स भी ले सकते हैं। साथ में ये आयोग का प्रश्नोत्तरी अगर आप लेना चाहते हैं तो आयोग की प्रश्नोत्तरी भी ले सकते हैं। 199 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। इसमें टॉप 900 MCQ हैं आयोग के। यूनिट 10 आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 10 से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप ये कर लेते हैं पूरा तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं सभी बुक्स या कोई भी एक, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए नंबर पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कितने धन की 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये है तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो, जब समय दिया हो एक ही समय दिया हो, और उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और आपको साधारण ब्याज दिया हो, और आपको निकालना हो दर, तो आपको ये वाला सूत्र लगा देना है। कौन सा? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इक्वल टू SI इंटू R/200। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर सिंपल मतलब साधारण ब्याज इंटू क्या है R मतलब दर बटे में 200। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? CI माइनस SI इक्वल टू SI इंटू R/200। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको मेन यही आंसर, ये वाली ट्रिक ध्यान रखना है कि अगर आपको साधारण ब्याज दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और कुछ नहीं दिया हो, और आपको बस दर निकालना हो, और समय दोनों का सेम दिया हो, या समय दिया भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक में समय का कोई रोल नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया वो पुट कर देना है। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो दिया वो पुट कर देना है। ऐसा ही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को पुट कर देना है। R आपको फाइंड करनी है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको मेनली याद रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि अगर साधारण ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तो आपको रेट निकालनी मतलब दर निकालनी हो, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा अपनी कॉपी में अभी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ये सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। CI की जगह CI, SI की जगह SI, SI की जगह SI लिख दिया। R फाइंड करना है, इन दोनों को माइनस किया तो 0.80 आ गया, और 40 में 200 का आपने डिवाइड किया तो ये 0 से ये 0 कट गया। 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो कितना आ गया? R/5 आ गया। इसका इसमें आप इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब रेट निकल आएगी।
अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर व्यापम के आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी आने वाला है ये आता ही आता है। किसी संख्या का 59,761 में भाग देने पर भागफल 189 तथा शेषफल 37 आता है, वह संख्या कितनी है। किसी संख्या का जिस संख्या से अपन भाग दे रहे हैं, देखो, और जिस संख्या से अपन भाग दे रहे हैं वो आपको फाइंड करना है। तो एक सूत्र बस आपको इसमें याद रखना है। कोई भी एक वैल्यू इन चारों में से पूछी जाती है और आप फाइंड कर सकते हो। आपको ये सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या होता है, जो संख्या आपके बीच में लिखी जाती है, जैसे ये 64 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। जिससे आप ये भाग दे रहे हो ये भाजक हो जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा भागफल, और जो नीचे बचता है वो हो जाता है शेषफल। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। बस भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। तो भाज्य देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने भाज्य आपको दिया है, आपको भाजक निकालना है। तो इस भाज्य की जगह आप लिख दोगे क्या, 59,761। भाजक आपको फाइंड करना है। भागफल उन्होंने कितना दिया है, 189 प्लस शेषफल कितना दिया है, 37। तो आपको इन दोनों को प्लस करके क्या करना है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो इन दोनों को प्लस करके भाज्य से डिवाइड कर देना है, तो आपका भाजक आ जाएगा। ये बस ये सूत्र रख के कोई भी वैल्यू दिया आपको बस फाइंड कर देना है। भागफल और शेषफल को प्लस करके इस भाज्य का जो नंबर है, मतलब 59,761, उसका डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस प्रकार से 59,761 माइनस 37 बटे कितना आ जाएगा, 189। इसका इसमें भाग दे देंगे तो 361 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। अब हम एक आपको कराने वाली हूँ रीजनिंग। अब आ रहे हैं आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें मैं सूत्र बताती जाऊँगी, आपको सूत्र से याद करते जाना है। ये क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर का ध्यान रखो, उसके बाद नीचे इसमें 4-5 क्वेश्चन रहेंगे इसी से संबंधित। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सतह को लाल रंग के रंग से रंग दिया जाता है। कोई भी घन है आपके पास, कोई एक घन है आपके पास ऐसा, और क्या बोल रहे हैं, इस घन को 4 सेंटीमीटर भुजा का है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का है। अब इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करते हैं। अब आप इसको छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इन जानकारियों के आधार पर नीचे प्रश्नों को उत्तर दिए। देखो सबसे पहले आपको इसमें n निकालना रहता है। n कैसे निकालते हैं आप, n बराबर होता है जो बड़ा वाला घन है बटे छोटा वाला घन है। छोटा वाला घन कितना है यहाँ पे 1, और बड़े वाले घन की भुजा कितनी है 4, और छोटे वाले घन की भुजा कितनी है 1। तो दोनों का आप डिवाइड कर देंगे, 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अब आपको बस ये याद रखना है कि n बराबर कितना है 4। n आपने कैसे निकाला, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है। जब पूछा जाता है कि एक सतह लाल है तो आपको फॉर्मूला लगाना है 6n-2 का स्क्वायर। जब आपसे पूछें कि कितने ऐसे घन हैं जबका केवल एक सतह रंग है, एक सतह की रंगीन का पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आप लगा देते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ n की जगह आप क्या लिख दोगे, ऊपर कितना आया था 4, तो क्या आ जाएगा 6 4 - 2 का स्क्वायर। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो 6 चौको कितना जाएगा 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने घन हैं जिनका केवल एक सतह रंगीन है। जब एक सतह रंगीन का पूछा जाता है तो 6n-2 का स्क्वायर आ जाता है। n-2 याद रखिएगा, जब एक सतह पूछा जाएगी बीच में n-2 आता है और लास्ट शुरू में आ जाता है 6। अगला देखते हैं, कितने ऐसे घन हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगीन। जब एक सतह बोलते हैं तो 6n-2 का होल स्क्वायर आता है, और जब 2 सतह बोलते हैं तो 12n-2 आता है। ये वाला स्ट्रिक याद रखिए, जब 2 सतह का पूछा जाए तो 12n-2 आता है। यहाँ पर भी n की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है 4, तो n की जगह पर क्या रख देंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, तो एक सतह भी 24 है और 2 सतह भी 24 है। तीसरा वाला आपको याद रखने वाली ज़रूरत है कि कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतह लाल है। हमेशा 3 सतह जब पूछी जाती है तो हमेशा आंसर 8 आता है।
कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतह लाल हैं। जब हमेशा ऐसा पूछा जाता है तो आपका आंसर हमेशा 8 आता है। हमेशा ही 8 आंसर लगाना है। एक सतह का मैंने बताया 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह का बताया 12n-2। यदि ऐसा पूछा जाए कि 3 सतह लाल हैं तो 3 सतह लाल मतलब हमेशा 8 आता है। कितने ऐसे घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है। जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है उसमें फॉर्मूला आता है n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब आता है जब ये पूछा जाए कि कितने ऐसे घन हैं जिसका कोई भी सतह लाल नहीं है। कोई भी सतह लाल नहीं है का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है कोई भी सतह लाल नहीं है का? n-2 का होल क्यूब। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू ऊपर से हमने निकाली थी 4, तो 4-2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। कितने ऐसे घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं होता है? तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है n-2 का होल क्यूब। अगला है ऐसे कितने घन हैं जिसके चारों सतह लाल हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो, कभी भी चारों सतह रंगीन नहीं होती। कभी भी चारों सतह रंगीन नहीं होती हैं, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। चारों सतह कभी भी रंगीन नहीं होती तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। न 2 न 4 न 1। अगर 0 होता तो ये आंसर होता। ऐसे कितने घन हैं जिसके चारों सतह लाल हैं? तो ऐसा कोई भी घन नहीं होता क्योंकि चारों सतह रंगीन नहीं होती हैं, तो ये एक भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर वाले 2 छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर उसकी संख्या क्या होगी? एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया है, तो क्या संख्या? तो क्या करेंगे इसमें? 6 का काय में भाग कर देंगे पहले 2 में, तो इससे क्या निकाल लोगे आप? n निकाल लोगे। n हमेशा निकाला जाता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो आपका आंसर आ जाएगा n बराबर। अब बोल रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी? छोटे छोटे घन में विभाजित करने, जो आंसर आए उसका क्यूब निकाल लेना। तो जैसे कि 3 आंसर आया है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने मेरी इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की है तो इंस्टा फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे और बहुत एग्ज़ाम के बाद मोटिवेशनल बहुत अच्छे अच्छे थॉट मिलेंगे। हमारी इंग्लिश के भी बहुत सारे मीनिंग आपको वहाँ पे याद करवाए जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ, कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं जान पाती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोज़ पसंद करता है, कौन मेरे वीडियोज़ देखता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? हर बार यहाँ पर भुजा की लंबाई देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या दिया है? कुल घन दे दिए हैं, भुजा की लंबाई नहीं दी। भुजा की लंबाई निकालने के लिए 64 का आपको क्यूब रूट निकाल लेना है। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? मतलब किस संख्याओं का 3 बार गुणा करने पर 64 आता है? तो 4। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब छोटे घन की भुजा की n बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। छोटे घन की भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है? बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे n बराबर 4 बराबर बटे 4, तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला है, 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 2 सप्ताह बराबर कितने दिन होते हैं? 14 दिन। किसी का भी आप कैलेंडर में किसी का भी विषम दिन निकालना हो, आपको 7 से डिवाइड कर देना है। जो शेषफल आएगा वही आपका दिन हो जाएगा। 14 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे 25 दिन में विषम की संख्या निकालना हो तो 25 में 7 का भाग दे देंगे। 25 में 7 का भाग देने से शेषफल जो बचेगा वो विषम दिन हो जाएगा। 7 या 21, 25 में से 21 गए, कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ पे 4 शेषफल बच रहा है, मतलब 4 ही विषम दिन है। जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है।
एक महीने में विषम दिनों की संख्या, एक महीना जो 30 दिन का है, 30 दिनों के महीने की संख्या में विषम दिन कितना हो जाता है, शेषफल होता है। देखो 7 चौको 28 बचा 2 तो 2 शेषफल हो जाएगा। 31 दिन वाले विषम दिन कितने हो जाएंगे, तो 31 में 7 का भाग दे देंगे तो 3 दिन हो जाएंगे। 7 चौको 28 बचा 3, 31 में से तो 3 आपका विषम दिन हो जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब शनिवार और रविवार को पड़ रही है, तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सरल है, आप नॉर्मली ही निकाल सकते हैं। 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद कितना पड़ेगा, 10 तारीख। 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार। फिर 17, अब अगले 7 दिन बाद फिर रविवार पड़ेगा, तो 17 को कितना पड़ रहा है, रविवार। उसमें फिर 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ था, तो वह 29 फरवरी 1950 तक कुल कितनी बार अपना जन्मदिन बना पाया। देखो 1936, सबसे पहले देखो क्या ये लीप वर्ष है 1936। अगर लीप वर्ष निकालना है तो आपको 4 का डिवाइड करके देख लेना है। अगर पूरा का पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। 4 चुक्को 16, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 4 चुक्को, हाँ ये लीप वर्ष है। तो आप 1936, उसका 29 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी 1936 को हुआ था। अब ये चल रहा है 1950, मतलब कितने दिन हो गए, 1950 में से अगर हम 1936 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बचे, और 4 में से 3 गया 1, मतलब 14। अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो 14 साल का हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कितने बार उसने जन्मदिन मनाया। तो आप देखते हैं 1936 लीप वर्ष है, 29 फरवरी सिर्फ लीप वर्षों में ही आएगा। मनाए जाने वाले उसके वर्ष कितने रहेंगे, 1936 के बाद एक बार वो मनाएगा 1940 में, हर 4 साल बाद आता है। एक बार मनाएगा 1944 में और एक बार मनाएगा 1948 में, मतलब कुल कितने बार मनाया उसने, 3 बार मनाया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। और भी कठिन से कठिन कैलेंडर के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। कैलेंडर का एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कैलेंडर के पूरे प्रश्न आपको कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं, प्रबंधन, करंट अफेयर्स या कोई भी, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।